उत्तराखंड के निर्माण के पीछे की सोच थी कि पहाड़ों का विकास हो सके और पहाड़ अपने अस्तित्व को बनाए रखें। लेकिन भूमि कानून की सरकार ने 2000 बेरोजगारी का ये आलम है कि युवा सड़कों पर उतर आया है। या तो भर्तियां निकलती ही नहीं है या रिजल्ट पर स्टे लग जाता है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पॉलिसीज नहीं बनी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखिए, मैनुअल्स और रिपोर्ट्स को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन धरातल पर आपको मायूसी ही मिलेगी। इसकी वजह पलायन आयोग की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन की तर्ज पर उत्तराखंड के गांवों को कैटेगराइज किया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली उनके विकास के लिए फंड दिया जाना चाहिए। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर 22वें स्थापना दिवस तक की जर्नी की संक्षिप्त समीक्षा होगी। वैसे तो उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिलाने की बात आज़ादी से पहले से उठ रही थी। दुर्भाग्य, आज़ादी के बाद भी कई सालों के संघर्षों और कई बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य तो बन गया, लेकिन इन 22 सालों में भी राज्य के पास अपनी राजधानी नहीं है। राजधानी जैसे महत्वपूर्ण मसले पर राजनीति खेली जा रही है। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने पर उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, कैंडिडेट को नहीं पता कि सही उत्तर क्या लिखा जाए, देहरादून या गैरसैंण। तो चलिए पहले सकारात्मक पहलू पर बात करते हैं। सड़कों पर दौड़ते हुए ट्रैफिक को देखकर लगता है कि उत्तराखंड में विकास हुआ है। डेटा बताते हैं कि राज्य बनने से पहले जहां मात्र 8000 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग था, वहीं आज यह दूरी बढ़कर 40,000 किलोमीटर हो गई है। जहां पहले KMOU, GMOU और रोडवेज की बसेस का घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं आज आवागमन बहुत आसान हो गया है। लेकिन इन सड़कों को बनने में पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की गई है और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह है कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई कर पाना अब नामुमकिन हो गया है। सरकार ने घर घर नल तो पहुंचा दिए हैं, लेकिन उनमें पानी कब तक आएगा अभी निश्चित नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं के उत्थान के लिए 35,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बने हैं और इनकी संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं और महिलाएं स्वरोजगार से भी जुड़ रही हैं। खेल के क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिससे यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश के लिए कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पॉलिसीज नहीं बनी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखिए, मैनुअल्स और रिपोर्ट्स को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन धरातल पर आपको मायूसी ही मिलेगी। इसकी वजह स्टेबल गवर्नमेंट और विजनरी लीडर्स का ना होना, जिसकी वजह से इन पॉलिसीज को अप्रूवल नहीं मिल पाया है। यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है कि पिछले 22 सालों में 11 बार मुख्यमंत्रियों का बदला जाना। सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं लाती है, लेकिन इन योजनाओं का फायदा कितने लोग ले पाते हैं, ये भी एक चिंतन का विषय है। फाइलों में बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और बयां करती है। अगर योजनाओं का फायदा धरातल तक पहुंचा होता तो शायद उत्तराखंड के अधिकांश गांव आज आदर्श गांव होते। राज्य बनने के समय के कई मुद्दे
अब तक अनसुलझे हैं और यही वजह है आज पलायन की। पिछले कुछ दशकों में 2000 से ज़्यादा गांवों को भूतहा गांव घोषित कर दिया गया है, यानी कि इन गांवों में एक भी घर आबाद नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में राज्य की स्थिति बहुत दयनीय है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र के लिए उपलब्ध हैं। एक्सरे जैसी बेसिक फैसिलिटी के लिए मरीज को किलोमीटर्स दूर ले जाया जाता है, जिसमें घंटों लग जाते हैं, और जो सरकारी अस्पताल हैं वो मात्र रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। शिक्षा की बात करें तो राज्य बनने के बाद सबसे बुरी स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में है। राज्य में 500 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों को छात्र की संख्या में गिरावट के चलते बंद कर दिया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि वो बजट का 90% शिक्षा के लिए खर्च करती है। बेरोजगारी का ये आलम है कि युवा सड़कों पर उतर आया है। या तो भर्तियां निकलती ही नहीं है या रिजल्ट पर स्टे लग जाता है, जबकि विभिन्न विभागों में पद रिक्त हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ तक कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक ही टीचर है। आए दिन भर्तियों में हुए घोटाले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि मंत्रियों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उत्तराखंड के निर्माण के पीछे की सोच थी कि पहाड़ों का विकास हो सके और पहाड़ अपने अस्तित्व को बनाए रखें, लेकिन भूमि कानून की सरकार ने 2018 में धज्जियां उड़ाकर रख दी। गरीब उत्तराखंडी बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपनी जमीनें बेच रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि राज्य बनने के समय 14% थी, आज घटकर मात्र 9% रह गई है। और बागवानी के क्षेत्र में बड़े बड़े दावों के बावजूद राज्य में उत्पादित सेब अपनी ब्रांड नहीं बना पाया है। अगर पर्यटन की बात करें तो राज्य की पर्यटन नीतियां नैनीताल और मसूरी जैसे शहरों और 4 धामों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई हैं। पहाड़ में इंटरनेट पर आधारित सुविधाएं तो दूर, यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी तक उपलब्ध नहीं है। और इतना ही नहीं, राज्य कर्ज में इस कदर डूबा हुआ है कि हर उत्तराखंडी पर 74,000 का कर्ज है। अगर राज्य बनने के शुरुआती सालों में सड़क, शिक्षा और पानी की समस्याओं को प्राथमिकता दी गई होती तो आज विकास जरूर हुआ होता। दरअसल हिल सेंट्रिक पॉलिसीज बनी ही नहीं और ना ही कभी ग्रास रूट लेवल पर राज्य की समस्याओं की क्लोज मॉनिटरिंग हुई। ये सब बातें सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर इन 22 सालों में हम एक वजूद की पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए। पलायन आयोग की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन की तर्ज पर उत्तराखंड के गांवों को कैटेगराइज किया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली उनके विकास के लिए फंड दिया जाना चाहिए। फंड एलोकेशन के लिए गांव की जनसंख्या नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दरअसल उत्तराखंड के विकास के मॉडल को बुनियादी रूप से रीड्राफ्ट करने की जरूरत है। यही सब बातें उत्तराखंड की 22 साल की सरकारों को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं और आज उत्तराखंडी अपने आप को लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज की वीडियो यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।